गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका MIT क्लासेस में। देखिए, कल हमने बात की थी पुष्पी पौधों में फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की। पौधे में किस प्रकार परागण के बाद परागकणों का अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद जो मेल जैमेट थे वो किस प्रकार वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचे और फीमेल जैमिटोफाइट यानी भ्रूण कोष में एंटर करके उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है। तो देखिए, एक बार पुनः देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी बीजांड में स्थित भ्रूण कोष के अंदर। ये था हमारा भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष में ये थी प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। ये था सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक, और इसके साथ यहाँ पर थी एग सेल, और एग सेल के साथ यहाँ थी सिनीजर्ड कोशिकाएं। ठीक, दोनों मेल जैमीट इसमें एंटर किए और एक ने इस एग सेल को फर्टिलाइज किया, यानी एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया, और दूसरे ने द्वितीय केंद्रक के साथ। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनी थी, ये एग सेल, और एग सेल के साथ कौन फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल युग्मक। इस स्ट्रक्चर का नाम था भ्रूण यानी एम्ब्रियो। इसका नाम था एम्ब्रियो या भ्रूण। भ्रूण यानी एम्ब्रियो। दूसरी स्ट्रक्चर ये बनी थी, ये 3N स्ट्रक्चर जो बनी थी, त्रिगुणित मतलब, इसका नाम था भ्रूण पोष एंडो स्पर्म। ये सभी संरचनाएं, सभी स्ट्रक्चर कहाँ बंद थीं, बीजांड के अंदर। कहाँ बंद थीं, बीजांड के अंदर, यानी इनके चारों ओर क्या होना चाहिए, ये इनके अंदर था ये। इस प्रकार से ये था। ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण, और टोटल स्ट्रक्चर कहते हैं बीजांड। यानी बीजांड के अंदर ये कंडीशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर दो मुख्य संरचनाएं डेवलप हुई, एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण और एक भ्रूण पोष। अब यहां से आगे भ्रूण पोष का डेवलपमेंट या विकास अलग होता है, और एम्ब्रियो यानी भ्रूण का डेवलपमेंट अलग होता है। प्रश्न आता है कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। यानी ये जो जाइगोट है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो अभी सिंगल सेल है, एक कोशिका है, उससे बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण किस प्रकार होगा, तो उसे भ्रूण का विकास कहते हैं। प्रश्न आता है कि आवृत बीजी पौधों में या पुष्पी पौधों में भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्या करना है हमको, पहले तो बताना पड़ेगा ये क्रिया क्या है, भ्रूण के डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है। तो ये बताना होगा आवृत बीजी पौधों में सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन के उपरांत
एग सेल तथा मेल जैमीट नर युग्मक फर्टिलाइजेशन द्वारा द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से परिपक्व भ्रूण के निर्मित होने की क्रिया, जाइगोट से या युग्मनज से परिपक्व यानी मैच्योर भ्रूण के एम्ब्रियो के निर्मित होने की प्रक्रिया भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाती है। जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने की प्रोसेस या क्रिया भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाती है। यह एक विभाजन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा होने वाली जटिल क्रिया है, जिसमें भ्रूण निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरता है। भ्रूण निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, चलो इधर को दिखा देते हैं। देखिए, पहली अवस्था आती है, भ्रूण जो होगा उसे कहेंगे प्रारंभिक भ्रूण। प्री एम्ब्रियो। इसके बाद जो अवस्था आएगी वो होगी गोलाकार भ्रूण, यानी भ्रूण जो होगा वो राउंड हो जाएगा, गोल आकार का हो जाएगा, अर्थात सर्कुलर एम्ब्रियो। इसके पश्चात अवस्था आती है हृदय आकार भ्रूण। हृदय आकार भ्रूण। और फिर आएगा परिपक्व भ्रूण, मैच्योर या परिपक्व। हर्ट शेप एम्ब्रियो। इन अवस्थाओं से ये भ्रूण गुजरेगा। क्या होगा, देखिए, सबसे पहले ये जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ये एक सेल के रूप में है। मान लीजिए क्या है, ये एक कोशिका, ये सेल। इस कोशिका को, इस सेल को कहेंगे हम युग्मनज। क्या कहते हैं इसको, युग्मनज यानी जाइगोट। 2n होती है, द्विगुणित है। अब क्या होगा, इसमें पहला विभाजन होगा, यानी ये पहले करेगी एक सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन में जो दो कोशिकाएं बनेंगी, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाएं बराबर नहीं होने की। उनमें से एक कोशिका लार्ज होगी और एक कोशिका स्मॉल होगी, छोटे साइज की होगी। यानी इसने विभाजन किया तो इससे कोशिकाएं निर्मित हुई, दो कोशिकाएं। जो बीजांड द्वार की ओर है, इधर ये माइक्रोपिल इधर है, ये बीजांड द्वार है। यानी जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर बनेगी वो थोड़ी बड़े आकार की होगी, और जो दूसरी कोशिका जो चेलेजा, ये निभाग है, यही प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो जो कोशिका बीजांड द्वार की ओर बनी वो लार्ज साइज, थोड़े बड़े साइज की, और जो कोशिका इधर ये निभाग था चेलेजा की ओर बनेगी, वो कोशिका थोड़ी स्मॉल साइज की यानी छोटी होगी। अब
जो बड़ी कोशिका थी बीजांड द्वार की ओर बनी थी उसको कहेंगे बेसल आधारीय कोशिका या बेसल सेल, और इसको कहेंगे टर्मिनल सेल। इसे कहेंगे टर्मिनल। ये बेसल सेल हो गई और दूसरी टर्मिनल सेल हो गई। अब ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग विभाजन करेंगी। जो आधारीय कोशिका है वो विभाजन करती है आगे अनुप्रस्थ विभाजन। किस प्रकार का विभाजन करेगी? अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन करके ये 6 से 10 कोशिकाओं तक की एक लाइन बना लेगी। कम से कम 6 कोशिकाएं और मैक्सिमम 10 कोशिकाओं की क्या बनाएगी? एक लाइन बनाएगी। यानी ये बेसल सेल ये हो गई। इसने विभाजन किया तो कम से कम कितनी सेल इसने बनाई? 6 या फिर 10। तो ये 8 कोशिकाओं की एक लाइन हमने ये दिखा दी। ये किसका कार्य है? इस आधारीय कोशिका का, बेसल सेल का। यानी ये प्रोसेस यहां चल रही है, यहां पर, यहां माइक्रोपिल की ओर। ये जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल करती है, ये भी विभाजन करेगी, टर्मिनल सेल भी आगे। लेकिन टर्मिनल सेल का जो विभाजन होगा वो विभाजन होगा अनुदैर्ध्य विभाजन। और अनुदैर्ध्य विभाजन करके जो सेल होगी पहले 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 और 4 से 8। यानी इसने क्या किया? यहां पर 8 कोशिकाओं का एक ग्रुप बनाया। कितनी कोशिकाएं बनाई इस ग्रुप में? 8 कोशिकाएं। ये 8 कोशिकाएं बना ली। अब इनमें से जो 8 कोशिकाएं हैं, 4 कोशिकाएं अलग ग्रुप बनाती हैं और 8 कोशिकाएं, वो 4 कोशिकाएं अलग ग्रुप बनाती हैं। यानी टोटल 8 हैं। इसे कहेंगे ऑक्टेंट या अष्टक। अष्टक की 4 कोशिकाएं जो ये हैं ऊपर की तरफ मान लीजिए या चैलेजा की ओर, उन्हें कहते हैं एपीबेसल। क्या है ये? एपीबेसल। और भाई ये कोशिकाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, आधार से जुड़ी हुई है, सस्पेंसर। ये जो कोशिकाएं थीं, ये जो 8 कोशिकाओं का ग्रुप है, इसको कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर। ये 8 कोशिकाओं का जो ये लाइन है, ये सिस्टम है, ये सस्पेंसर कहलाएगा। तो जो सस्पेंसर की ओर की कोशिकाएं हैं वे कहलाएंगी हाइपोबेसल। हाइपोबेसल, ये हाइपोबेसल कोशिकाएं हो गई। ये जो कंडीशन है इसको कहा गया है गोलाकार एम्ब्रियो। और यहां से पहला ये सब, ये कंडीशन, ये कहलाती है प्रारंभिक भ्रूण। तो ये हो गया अब गोलाकार भ्रूण। यहां से आगे क्या होगा? जो एपीबेसल कोशिकाएं हैं ये भी आगे विभाजन करेंगी। 4 हैं, 4 से 8 होंगी, फिर 16 होंगी, 32 होंगी, 64 होंगी, यानी बढ़ेंगी आगे। और हाइपोबेसल कोशिकाएं भी आगे विभाजन करेंगी। जब ये दोनों विभाजन करेंगी तो दोनों कोशिकाएं विभाजन के द्वारा जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो जो हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं, हाइपोबेसल, और दूसरी कौन सी हैं? एपीबेसल। हाइपोबेसल कोशिकाओं से निर्मित होता मूलांकुर।
मूलांकुर, और एपीबेसल से निर्मित होता है प्रांकुर प्लस बीज पत्र। प्रांकुर व बीज पत्र, यानी अब कंडीशन क्या होगी इसकी, देखिए ये हो गई आपकी सस्पेंसर, सस्पेंसर के साथ ये 8 कोशिकाओं की लाइन जुड़ी हुई है, और इन कोशिकाओं ने विभाजन करके कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप कर ली। ये यानी कौन है ये, हाइपोबेसल। तो हाइपोबेसल कोशिकाएं यहाँ विभाजन करेंगी, ये विभाजन करके इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना ली, ये संरचना बना ली है यहाँ तक। कौन सी कोशिकाएं हो गई, हाइपोबेसल, अपनी संख्या बढ़ाई इन्होंने, हाइपोबेसल। अब यहाँ से आगे ऊपर क्या है, एपीबेसल। तो एपीबेसल कोशिकाएं भी विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएंगी, लेकिन वो 2 भागों में परिणित हो जाएंगी इस प्रकार से, ऐसे ये। तो ये जो एम्ब्रियो है इसको कहेंगे हृदय आकार एम्ब्रियो, ये हो गया। इसके पश्चात अब ये मैच्योर होना है, परिपक्व होना है। तो परिपक्व एम्ब्रियो, यानी ये घटनाएं यहाँ हो रही हैं, यहाँ हो रही हैं इसके अंदर, बीजांड के अंदर या फीमेल जेमिटोफाइट के अंदर। अब क्या होता है, ये एम्ब्रियो यानी ये आपका ये हो गया, ये सस्पेंसर इस प्रकार से, यही 8 कोशिकाओं की लाइन ये, और इसके आगे फिर ये कॉम्बिनेट हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, यानी संरचना बनती है अब इस प्रकार से। ये बीजपत्र और थोड़े बड़े होते हैं, ये जो होगी ऐसे ऐसे बड़े हो जाएंगे विभाजन के द्वारा। ये मैच्योर परिपक्व भ्रूण हो गया। तो ये क्या है इसमें, सस्पेंसर, यहां पर पार्ट हुआ ये मूलांकुर, ये जो भाग है ये हुआ प्रांकुर, और ये जो दोनों ये जो पार्ट है ये हो गए भाई बीज पत्र। बीज पत्र यानी ये हो गया आपका सस्पेंसर, ये हो गया रूट टिप, ये स्टेम टिप, ये डाइक्लोडॉन्स, कोटिलडॉन्स कह सकते हैं। कोटिलडॉन्स बीज पत्र। तो ये मैच्योर, ये परिपक्व एम्ब्रियो हो गया। यानी जो एम्ब्रियो बना था, जो भ्रूण की कोशिका बनी थी या एक कोशिका बनी थी फर्टिलाइजेशन के बाद, सत्य निषेचन के बाद, जिसको हमने क्या कहा था, युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट से परिपक्व भ्रूण निर्मित होने की प्रोसेस को, परिपक्व भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूण का परिवर्धन कहा जाता है। यह सूत्रीय विभाजन द्वारा होने वाली एक जटिल क्रिया है। इसमें भ्रूण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें प्रारंभिक भ्रूण, प्री एम्ब्रियो, गोलाकार भ्रूण, सर्कुलर एम्ब्रियो, हृदय आकार भ्रूण, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और परिपक्व भ्रूण यानी मैच्योर एम्ब्रियो प्रमुख हैं। क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं? सर्वप्रथम जाइगोट सूत्री विभाजन द्वारा 2 अनियमित कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिनमें से बीजांड द्वार की ओर बड़े आकार की कोशिका बनती है और चैलेजा की ओर या निभाग की ओर
छोटे साइज की कोशिका बनती है। जो बड़े साइज की कोशिका है उसको आधारीय कोशिका या बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं। जो छोटे साइज की कोशिका बनती है उसको टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनियल सेल भी कहते हैं, भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। जो बेसल सेल है, आधारीय कोशिका है, वो अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन करती है। यही बातें लिखनी है आपको। अनुप्रस्थ प्रकार का विभाजन करती है जिससे 8 कोशिकाओं द्वारा निर्मित 6 से 10 हो सकती है, यहां हमने 8 बताई हैं, 8 कोशिकाओं द्वारा या 6 से 10 कोशिकाओं द्वारा निर्मित क्या बनता है? सस्पेंसर बनता है। टर्मिनल सेल या भ्रूणीय कोशिका पुनः विभाजन करती है, आगे विभाजन जारी रहते हैं और 8 कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, ग्रुप बनाती है, जिसमें सस्पेंसर की ओर स्थित 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल कहलाती हैं और उसके बाद चलेजा की ओर स्थित 4 कोशिकाएं एपीबेसल कहलाती हैं। इस भ्रूण की इस अवस्था को गोलाकार भ्रूण, क्योंकि ये 8 कोशिकाओं का ऑक्टेंट या अष्टक बना हुआ है, गोल है, गोलाकार भ्रूण कहते हैं। इससे आगे अब इनमें और आगे विभाजन होता है जो हाइपोबेसल एपीबेसल हैं। हाइपोबेसल और एपीबेसल आगे बार बार कोशिका विभाजन जारी रखती हैं, लगातार होती रहती हैं और इनसे जो हाइपोबेसल सेल था उससे निर्मित होता है भ्रूण का मूलांकुर भाग, यानी वह भाग जो भविष्य में अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय मूल का यानी जड़ वाले भाग का निर्माण करेगा। और जो ये थी एपीबेसल सेल थी, उससे निर्मित होता है विभाजन के बाद प्रांकुर। प्रांकुर मतलब अंकुरण के समय पौधे का वह, इस भ्रूण का वह भाग जो अंकुरण के समय पौधे के तने का या वायवीय भाग का निर्माण करेगा, वो क्या होता है? प्रांकुर। जब बीज अंकुरित होता है तो उसके 2 संरचनाएं उससे डेवलप होती हैं, 2 संरचनाएं उसमें ग्रोथ करती हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, प्रांकुर से वायवीय भाग तने का निर्माण होता है, पत्तियां आदि विकसित होती हैं और साथ में बनते हैं बीज पत्र, कॉटिलडॉन्स। किससे? एपीबेसल, इन कोशिकाओं से। और कंडीशन हो जाती है हृदय के आकार में। जब ये परिपक्व होता है, पूर्ण होता है, तो जो बीज पत्र थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं और प्रांकुर और उसके बाद मूलांकुर, उसके बाद सस्पेंसर। ये स्ट्रक्चर होती है भ्रूण की। किसी बुक वगैरह में इसको जो बीजांड होता है वो एनाट्रोपस प्रकार का ऊपर की तरफ को दिखा दिया तो ये चित्र अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। हो सकता है ये सिरा बुक में ऊपर दिया हो और ये सिरा नीचे दिया हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। कोई सा भी सिरा किधर बना सकते हैं हम, इसको पलट कर बना सकते हैं, तिरछा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि क्रिया यहाँ होती है और इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? भ्रूण का परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्या? एम्ब्रियो। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद अब बात आती है कि भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। यानी 2 संरचनाएं फर्टिलाइजेशन द्वारा, मुख्य 2 संरचनाएं डेवलप हुई, एक ये जाइगोट और एक डेवलप हुआ ये भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, ये भ्रूण पोष कैसे डेवलप होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अब ये देख लीजिए। भ्रूण पोष यानी एंडो स्पर्म, भ्रूण पोष या एंडो स्पर्म। देखो क्या होता है, ये भ्रूण पोष यानी एक कोशिकाएं निर्मित होगी ना, एक ही सेल निर्मित हुई है, लेकिन ये सेल किस प्रकार की है? ये सेल है 3N, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा। द्विगुणित केंद्रक पहले से था, एक मेल जैमीट और उसके साथ जुड़ गया, तो ये हो गई 3N स्ट्रक्चर। इसमें भी आगे सूत्री विभाजन होगा, इसमें भी आगे सूत्री विभाजन होगा। ये अपने साइज को थोड़ा, कोशिका का साइज जो था वो क्या हो जाएगा,
लार्ज हो जाएगा। अब इसका न्यूक्लियस, अलग अलग कंडीशन होती हैं। कुछ पौधों में जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, इसका जो ये न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, ये सूत्री विभाजन करता है बार बार, परंतु इसके विभाजन में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। क्या होता है कि ये बार बार विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन में दो प्रोसेस होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं। एक पहले केंद्रक का विभाजन होता है, यानी केंद्रक का बंटवारा होता है, अर्थात एक केंद्रक से दो केंद्रक निर्मित होते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। उसके बाद जब केंद्रक दो हो गए कोशिका में, तो फिर जो कोशिका द्रव्य है वो आधा आधा बट जाता है, आधा इस केंद्रक के साथ, आधा उस केंद्रक के साथ। अब कोशिका विभाजन का जो बंटवारा होता है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी ये कोशिका है, पहले क्या होगा, इस कोशिका में दो न्यूक्लियस होंगे, इसमें एक था ना, तो विभाजन कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस हो गए दो। अब आगे क्या होगा, यहां पर साइटोप्लाज्म बटकर ये कोशिका अलग हो जाएगी, ये कोशिका अलग हो जाएगी। ये कोशिका विभाजन है। तो ये जो प्रोसेस है एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने की, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और कोशिकाएं जब अलग होकर दो बनती हैं, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो होता क्या है, कुछ पौधों में ये जो एंडोस्पर्म की कोशिका है, इसका न्यूक्लियस तो विभाजन होता है बार बार, यानी कैरियोकाइनेसिस तो होती है इसमें, परंतु साइटोकाइनेसिस नहीं होती। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, और साइज जो होगा इसका लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें एक न्यूक्लियस से कितने, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। और इसके सेंट्रल पार्ट में, इसके केंद्रीय भाग में एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई, वैक्यूल बन गई। रिक्तिका मतलब खाली स्थान, झिल्ली से घिरा हुआ खाली स्थान, रिक्तिका, अपने प्लांट सेल में पढ़ी होगी। तो कैसी कंडीशन हो जाएगी इसकी, ये न्यूक्लियस आ जाएंगे इसके परिधीय भाग में। जितने भी केंद्रक इसमें बने हैं, 100, 200, 1000, 2000, 4000, 20,000, 50,000 जो भी बने होंगे, वो सब कहाँ आ गए, इसके परिधीय भाग में। और सेंट्रल भाग क्या हो गया इसका, एम्प्टी, खाली, यानी यहां ये बन गई एक रिक्तिका। क्या बन गई ये, रिक्तिका, खाली स्थान ये बन गया, गैप हो गया। तो ऐसा एम्ब्रियो, ऐसा एंडोस्पर्म, ऐसा भ्रूणपोष यदि डेवलप होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहा जाता है न्यूक्लियर, केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, केंद्रकीय, न्यूक्लियर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। केंद्रकीय या न्यूक्लियर भ्रूणपोष। ए कंडीशन ये हो गई, पहला प्रकार। बी कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो एंडोस्पर्म है, इसके विभाजन में ये दोनों प्रोसेस हो जाएं, कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी। यानी एक सेल थी, ये एक सेल है, और इससे क्या हो जाएं, बहुत सारी सेल, विभाजन द्वारा सेल डेवलप हो जाएं। ये यानी विभाजन द्वारा, विभाजन की दोनों प्रोसेस होंगी, तो यहां केंद्रक नहीं बनेंगे, केंद्रक, केवल केंद्रक नहीं बनेंगे, क्या बनेंगी, कोशिकाएं बनेंगी। तो ये यानी ऐसी कंडीशन यदि कहीं हुई तो उसे कहेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर
एंडोस्पर्म, ये हो गया सेलुलर या कोशिकीय एंडोस्पर्म। सी क्या हो सकता है? एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन इन दोनों के बीच में आती है, एक कंडीशन या तीसरा प्रकार जो होता है इन दोनों के बीच में, केंद्रीय और कोशिकीय क्या होता है? ये एंडोस्पर्म। तो पहले क्या होगा, जब इसमें पहला विभाजन होगा, फर्स्ट विभाजन होगा, पहला विभाजन होगा, तो उसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये बन गया और एक न्यूक्लियस ये बन, ध्रुव भी तो बनेंगे ना। तो पहले विभाजन में यहां सेल वॉल बन गई, कोशिका भित्ति बन गई, मतलब ये सेल अलग और ये सेल अलग हो गई। लेकिन इसके बाद के जो विभाजन होंगे, इसके आगे जो विभाजन होंगे, उनमें सेल वॉल निर्मित नहीं होती। यानी अब आगे क्या होने वाला है, आगे इसमें जो ये कंडीशन है, केवल क्या बनेंगे, न्यूक्लियस। केवल केंद्रकों की संख्या अधिक हुई, केंद्रक निर्मित हुए, आगे इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। तो ये इसे कहते हैं होलोबियल, होलोबियल भ्रूणपोष। होलोबियल एंडोस्पर्म तीसरे प्रकार का हो गया। तो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म की कितने प्रकार बने, कितनी कैटेगरी बनी। प्रश्न आता है कि भ्रूणपोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या कार्य है। प्रश्न ये आता है कि भ्रूणपोष क्या है, एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या कार्य है। तो एंडोस्पर्म क्या है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या त्रिक समेकन द्वारा निर्मित त्रिगुणित संरचना से, डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित त्रिगुणित 3N संरचना से निर्मित होने वाली संरचना एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहलाती है। डबल फर्टिलाइजेशन, आवृतबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरे निषेचन से निर्मित होने वाली 3N या त्रिगुणित संरचना एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहलाती है। इसकी ये सभी कोशिकाएं 3N होती हैं, ये न्यूक्लियस सब 3N होते हैं, केंद्रक सब 3N होते हैं। 3N का मतलब यह है कि उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो 3-3 के ग्रुप में रहेंगे। जिनमें सिंगल रहते हैं वो N होते हैं, अगुणित होते हैं, उनको N टाइप, अगुणित, हैप्लॉइड, युग्मकोद्भिद, इन नामों से जाना जाता है। कितने नाम, हैप्लॉइड, N, अगुणित या युग्मकोद्भिद। का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम सिंगल। और यदि जोड़े के रूप में है तो उसे कहते हैं 2N, वो हो गया 2N। द्विगुणित, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद, ये नाम होते हैं उनके, द्विगुणित, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। और यदि क्रोमोसोम 3N है, यानी 3-3 के ग्रुप में है, तो उसे कहेंगे 3N, उसे कहेंगे त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड संरचना, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड संरचना। प्रकृति में 6N तक होते हैं जीव, गेहूं की कुछ जातियां 6N होती हैं, वो आगे जेनेटिक्स में बताएंगे आपको कैसे होती हैं, किस प्रकार होती हैं, ये जानकारी जेनेटिक्स में दी जाएगी। इसके बाद, इस यूनिट के बाद जो यूनिट है वो अनुवांशिकता, जेनेटिक्स की यूनिट है। तो
इसे बस यही समझ लीजिए कि 2n क्या होता है, n क्या होता है, 3n क्या होता है। तो ये एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, 3n संरचना है, यानी इनकी प्रत्येक केंद्रक में, प्रत्येक न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो 3-3 के सेट में होते हैं। पौधे के बाकी भाग द्विगुणित होते हैं, वो 2-2 क्रोमोसोम के सेट में होते हैं। तो जो डेवलपमेंट हुआ भ्रूणपोष, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। कौन से, ये आपके सामने है। जब विभाजन हुआ तो यदि विभाजन में न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियस निर्मित होते हैं, केंद्रक निर्मित होते हैं, परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे भ्रूणपोष जिनके डेवलपमेंट में, जिनके विकास में केंद्रक का निर्माण हुआ, न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, उन्हें कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। ऐसे भ्रूणपोष जिनमें प्रॉपर कोशिका का निर्माण होता है, केंद्रक भी निर्मित होता है, कोशिका भित्ति भी निर्मित होती है, वो होते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और जो दोनों के बीच की कंडीशन होती है कि पहले विभाजन में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाए, उसके बाद जो विभाजन हो उनमें कोशिका भित्ति निर्मित ना हो, यानी इसमें 2 कक्ष हो गए, 2 चैम्बर हो गए बस, तो उसे कहते हैं होलोबियल भ्रूणपोष। होलोबियल भ्रूणपोष। जैसे नारियल का पौधा होता है, नारियल का जो फल होता है पौधे पर लगभग 3 वर्ष तक लगा रहता है, लगभग 3 वर्ष में जाकर परिपक्व होता है। तो जिस समय नारियल का फल डेवलप हुआ, फल का निर्माण हुआ, फल भित्तियों का निर्माण हुआ, तो उसमें जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म निर्मित हुआ, तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है, केंद्रकीय रूप में विकसित होता है। नारियल को पौधे से तोड़कर उसका जो तो बाजार में उसे कच्चे ग्रीन कलर के नारियल के रूप में बेचा जाता है, उसका पानी लिक्विड निकलता है उसमें, तो उसका लिक्विड जो क्या है, ये है, जो लिक्विड है वो ये है, एंडोस्पर्म है, उसका जो पिया जाता है। डॉक्टर रोगी को बताते हैं एनर्जी आ जाएगी, है नारियल पानी पिलाओ इसको, क्या है वो, नारियल का एंडोस्पर्म। किस कंडीशन में, केंद्रकीय, उसमें केवल न्यूक्लियस होते हैं, सेल वॉल का निर्माण अभी नहीं हुआ है। यदि वो पेड़ पे ही लगा रहे तो लगभग 1 वर्ष के बाद, 3 वर्ष में मैच्योर होगा वो, लगभग 1 वर्ष तक यदि वो पौधे पर रहता है तो लगभग 1-1.5 वर्ष के बाद उसमें जो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष था, इसमें क्या थे, न्यूक्लियस तो थे परंतु सेल वॉल नहीं थी। धीरे धीरे सेल वॉल का निर्माण होने लगता है। अब ये प्रॉपर तो नहीं था, ये कहाँ था, यहां पर था ना, बीच में तो गैप खाली रह गया ये। तो जो फल भित्ति है उसके चारों ओर, ये फल भित्ति होगी बाहर, यहां पर इसके चारों ओर, यहां पर जो केंद्र के भ्रूण पोष था, एंडोस्पर्म था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कोशिकीय भ्रूणपोष होने लगा, यानी उसमें सेल बनने लगी, और सेल बनने पर या सेल वॉल बनने पर यह होने लगा सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में आने लगा। अब ये बन गया दूधिया गोला, बिकने आता जो ये। और यदि और 1 वर्ष रह जाए तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें जो फूड है वो संचित होकर लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड, वसा। तो अब ये बन जाता है गोला जो होता है, जो इससे तेल निकाला जाता है या खाया भी जाता है। तो नारियल के पौधे में दोनों कंडीशन आ गई, ये और ये। बीच में रिक्त स्थान है, इसके चारों ओर फल भित्तियां हैं। एक हार्ड होती है ये बहुत, इस हार्ड को कहते हैं एंडोकार्प। अंतः फल भित्ति हथौड़े से तोड़नी पड़ती है ना इसके चारों ओर की, एंडोकार्प। फिर इसके बाद ये रेशेदार होती है, जिसकी रस्सी, बाण, ये सारी चीजें बन जाती हैं, रेशेदार। ये होती है मध्य फल भित्ति या मीसोकार्प। और सबसे बाहर और पतली सी छिलके के रूप में होती है, जिसको कहते हैं एपिकार्प या बाह्य फल भित्ति।
तो नारियल के फल में फल भित्तियाँ नहीं खाई जाती, खाने योग्य है ही नहीं। क्या खाया जाएगा उसमें? एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। एक दो बार ये प्रश्न आया था कि नारियल के फल में खाने योग्य भाग का नाम बताइए। तो नारियल के फल में खाने योग्य भाग होता है एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। तो ये भ्रूण पोष की संरचना हो गई, 3 प्रकार हो गए। अब कुछ पौधों में स्पेशल प्रकार के भ्रूण पोष भी पाए जाते हैं। जैसे एक सुपारी होती है, सुपारी, पान सुपारी है? पान के साथ यूज की जाती है सुपारी को। और जिस यंत्र से सुपारी को काटते हैं, जो पान बेचते हैं उनके पास मिलती है, जिस यंत्र से सुपारी को काटा जाता है उसे कहते हैं सरोता, उसे कहते हैं सरोता। सरोता से ध्यान आया, ऑडियंस में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यानी जो वक्ता होता है उसके सामने जो उसकी बात सुनने वाले होते हैं वह 3 कैटेगरी के होते हैं, एक सरोता, एक सोता और एक श्रोता। श्रोता वो होता है जो सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और उससे जो भी नॉलेज प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है, वो हो गया श्रोता। एक होता है सरोता, सरोता कार्य काटना, वो ना खुद सुनेगा और ना बराबर वाले को सुनने देगा। तीसरा सोता, वो सुनता ही नहीं, सो रहा है। तो सुपारी जो होती है एक छोटा सा फ्रूट जैसा, फल जैसा होता है, फल होता है, उसके अंदर भी एंडोस्पर्म है। जब उसको काटेंगे, काट कर देखेंगे, वहीं आ जाइए अपने लेसन पर, तो उसमें जो ये भ्रूण पोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो सीधा सीधा नहीं होता, लाइनर नहीं होता, लाइन में नहीं होता। क्या होता है वो होता है कि इस तरह से फोल्डिंग अवस्था में, यानी भ्रूण पोष फोल्डिंग अवस्था में इधर उधर को मुड़ा हुआ है। तो ऐसे भ्रूण पोष को कहते हैं चर्बीताभ, चर्बीताभ भ्रूण पोष, चर्बीताभ एंडोस्पर्म या रूमिनेट एंडोस्पर्म। ये जो भ्रूण पोष होता है, रूमिनेट या चर्बीताभ एंडोस्पर्म, इसका 1-2 बार प्रश्न आया था कि चर्बीताभ भ्रूण पोष किस पौधे में पाया जाता है। तो आपको क्या बताना है? सुपारी। तो ये एक अलग ही प्रकार हो गया नहीं। इसके अतिरिक्त एक मोजेक प्रकार के एंडोस्पर्म या मोजेक प्रकार के भ्रूण पोष भी होते हैं, वो पाए जाते हैं मक्का के पौधे में, हो सकता है। कैसे? मोजेक का मतलब होता है ऐसा भ्रूण पोष जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं के ग्रुप हों, 2 प्रकार की कोशिकाओं के ग्रुप हों, यानी जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार की हों और एक प्रकार की सेल्स दूसरे प्रकार की सेल्स में समाहित हों। तो ऐसे भ्रूणपोष को कहते हैं मोजेक भ्रूणपोष। और इस प्रकार के भ्रूणपोष मक्का के पौधे में देखने को मिलते हैं। कौन सा? मोजेक। तो आप इसको ध्यान रखना, चर्बीताभ को सुपारी के साथ। ये आया है 1-2 बार चर्बीताभ। और ये तीनों प्रकार बहुत आते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। इसके प्रकार बहुत आते हैं, भ्रूणपोष के प्रकार। तो ये आप कर दोगे। केंद्रकीय, ऐसा भ्रूणपोष जिसमें डेवलपमेंट के समय केंद्रक बनते हैं, केंद्रक, कोशिका विभाजन होता है, केंद्रक का निर्माण होता है, परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, कोशिकाएं डेवलप नहीं होती। इनके सेंट्रल पार्ट में एक बड़ी रिक्तिका होती है तथा केंद्रक परिधि भाग में एकत्रित हो जाते हैं। कोशिकीय, जिसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति भी निर्मित होती हो, अर्थात कोशिकाएं बनती हों, कोशिकाएं पाई जाती हों, कोशिकाएं उपस्थित होती हों। और होलोबियल, दोनों के बीच की अवस्था। पहले विभाजन में कोशिका भित्ति बन गई, 2 पार्ट हो गए, लेकिन उसके बाद कोशिका भित्ति डेवलप नहीं हुई, तो दोनों पार्टों में कंडीशन हो गई केंद्रक वाली, यानी केंद्रक हैं, कोशिका भित्ति नहीं है, तो इन दोनों के बीच का होता है होलोबियल भ्रूणपोष। ये हो गई भ्रूणपोष का डेवलपमेंट और भ्रूणपोष के
प्रकार। इसके बाद बात आती है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है, भ्रूणपोष करता क्या है। देखिए भ्रूणपोष का कार्य होता है, भ्रूणपोष, ये नाम इसका देखिए, नाम देखिए, भ्रूणपोष क्या है, ये भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला, यही इसका अर्थ है। इसके तो नाम में इसका कार्य छुपा है। भ्रूण को यानी ये भ्रूण एम्ब्रियो, अभी इससे पहले भ्रूण बताया था, ये आपको डेवलपमेंट हुआ है भ्रूण का, ये इस भ्रूण को, कहां है ये भ्रूण, यहां पर है, यानी यहां पर ये भ्रूण डेवलप हो गया, यहां क्या बन गया है, ये भ्रूण, ये यहां पर भ्रूण विकसित हो गया, ये वाला, ये यही तो भ्रूण है, एम्ब्रियो, ये भ्रूण डेवलप हुआ। अब इस भ्रूण को, क्योंकि ये भ्रूण ही भविष्य में पौधे का निर्माण करेगा, बीज में अंकुरित जो होता है वो भ्रूण होता है, ये टोटल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी बीज में, ये कन्वर्ट हो जाएगी बीज में, और ये रहा इसका भ्रूण। तो बीज के अंदर जीवित कौन होता है, भ्रूण, बीज के अंदर जीवित होता है, भविष्य के लिए नए पौधे का निर्माण करने के लिए जीवित होता है भ्रूण। अब जब ये जीवित है तो इसे क्या चाहिए, एनर्जी, इसको चाहिए एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न होती है फूड से, न्यूट्रिशन से, तो इसको फूड या न्यूट्रिशन मिलता है भ्रूण पोष से। यहां डेवलप हो गया ये एंडोस्पर्म, ये इसको भोजन प्रदान करेगा, एंडोस्पर्म, यहां से ये फूड प्राप्त करेगा। तो इसका जो कार्य है वो क्या हुआ, भ्रूण को या एम्ब्रियो को फूड प्रदान करना या न्यूट्रिशन प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना। बीज में जब तक भ्रूण रहेगा तब तक वो जीवित है, यानी उस कंडीशन तक वो अनुकूल परिस्थिति में, जैसी उसे परिस्थिति अनुकूल मिलती है वो भोजन का या फूड का निर्माण, एम्ब्रियो को भोजन देता रहेगा, और जो एम्ब्रियो होगा, भ्रूण होगा, वो नए पौधे का डेवलपमेंट, नए पौधे का निर्माण अंकुरित होकर कर देगा। इस भ्रूण पोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण पोष के आधार पर बीज, ये भी प्रश्न आता है कि भ्रूण पोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होते हैं भ्रूण पोषी, क्या होते हैं, भ्रूण पोषी एल्बुमिनस, और दूसरे होते हैं अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी यानी नॉन एल्बुमिनस। कौन से होते हैं भ्रूणपोषी, इसी शब्द में अर्थ है, वे बीज जिनमें जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, अर्थात एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष पाया जाता है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष जीवन पर्यंत बना रहता है, अर्थात ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, उन्हें एल्बुमिनोस या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे चना, मटर यानी दाल वाले पौधे, सभी में क्या होता है, जितने भी दाल वाले पौधे हैं वो अपने एंडोस्पर्म को पहले ही खर्च कर लेते हैं। तो भ्रूणपोषी बीज कौन हुए, ऐसे बीज जिनमें एंडोस्पर्म लास्ट स्टेज तक, जब तक बीज अंकुरित होता है तब तक बना रहता है, जीवन पर्यंत बना रहता है। और इसके अंतर्गत सभी अनाज वाले पौधे आते हैं, जितने भी पौधों से अनाज प्राप्त होता है, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, ये सब एल्बुमिनस होते हैं। अभ्रूणपोषी जिनमें भ्रूणपोष ना हो, या दूसरे शब्दों में ऐसे बीज, ऐसे सीड जो अपने एंडोस्पर्म को यानी भ्रूणपोष को
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अर्थात भ्रूण के विकास के समय ही खर्च कर लेते हैं, स्पेंड कर लेते हैं, जो खर्च कर लेते हैं अपने भ्रूणपोष को, स्पेंड कर लेते हैं, और बीज के परिपक्व होने के बाद उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, एब्सेंट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे बीजों को कहते हैं अभ्रूणपोषी। और ये सभी दाल वाले पौधे जिनसे दाल बनती है, जैसे मटर, चना, ये सब होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो ये निषेचन के बाद की अवस्थाएं आपको हमने आज बताई हैं इसमें कि क्या क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, और भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। ये निषेचन के बाद की घटनाएं हो गई। बाकी इसके बाद जो कल की क्लास रहेगी, कल का लेक्चर रहेगा, उसमें जो चैप्टर में छोटी छोटी टिप्पणियां दी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पॉली एम्ब्रियोनी होती है, एनिसेक फलन होता है, या कैस्मोगैमस फ्लोवर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लोवर होते हैं, इन सब पर कल चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कल के लिए थैंक यू।